नमस्कार। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और यही वक्त है जब हम पुरानी गलतियों से सीखते हुए अपने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए नए फाइनेंशियल गोल्स तय करते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल गोल सिर्फ तय न हो बल्कि हासिल भी किए जाएं, इसके लिए जरूरी है सही स्किल्स के साथ अपनी जानकारी और योग्यता को रिकैलिब्रेट करने का। हम जानते हैं कि 2023-24 के लिए आपने यह संकल्प ले लिया है और आपके इसी संकल्प में सहयोगी बनने के लिए हमने यह खास पहल की है, यानी एनसीडीईएक्स कमोडिटी एक्सचेंज की ओर से यह खास पहल की गई है जिसे एनसीडीईएक्स एकेडमी का नाम दिया गया है। इस एकेडमी में आपको कमोडिटी मार्केट और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से जुड़ी हर छोटी और बड़ी चीज जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। अब तक कमोडिटी मार्केट से जुड़ी जो चीजें आपको परेशान करती थी, जो बातें आपको चौंकाती थी और आश्चर्य में डाल देती थी, वो ये एनसीडीएक्स एकेडमी से गुजरने के बाद आपके लिए शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। और हमारे इस सफर में आपके साथ जानकारियों का खजाना साझा करने के लिए कमोडिटी मार्केट के कई दिग्गज समय समय पर आपसे रूबरू होंगे। तो आइए इस एकेडमी में शामिल हो जाइए जिसका नाम है एनसीडीएक्स एकेडमी, और मैं हूं आपका होस्ट भुवन भास्कर। एनसीडीएक्स एकेडमी की इस पहली क्लास में आज हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के जाने माने नाम अजय केडिया जुड़ रहे हैं। अजय केडिया केडिया स्टॉक्स एंड कमोडिटीज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। और अजय केडिया की खासियत यह है कि ये बहुत जटिल से जटिल बातों को भी बहुत सरल आसान भाषा में आपको समझाते हैं, समझाएंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीडीएक्स एकेडमी के इस पहले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बधाई कि एनसीडी इतने अच्छे स्टेप्स ले रही है, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जी। बोलिए। अजय जी, अवेयरनेस के लिए ये पहला एपिसोड है तो हम शुरुआत करेंगे कमोडिटी मार्केट से। और सबसे पहले इस अध्याय में हम यही समझने की और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कमोडिटी बाजार है क्या, क्योंकि आम बोलचाल में तो कमोडिटी बाजार जब कहा जाता है तो उसके कई सारे मायने निकल के आते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेटिव्स के संदर्भ में कमोडिटी बाजार की बात करते हैं और निश्चित तौर पे इससे इसका एक बड़ा हिस्सा फिजिकल मार्केट से भी जुड़ता है, तो कुल मिला के जब हम कमोडिटी बाजार की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मोहन जी, देखिए, अगर हम देखा जाए तो आज जिस ढंग से हम फिजिकल जो ट्रेड होते हैं, लेट इट भी, अगर हम बाजार में जाकर सब्जी खरीदते हैं या सोना चांदी दुकानों पे खरीद रहे हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन जो फिजिकली हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वैसे ही ये ट्रेड अब एक्सचेंज पे अवेलेबल है, जिसको हम डेरिवेटिव का नाम भी बोलते हैं। पहला चीज है कि जो फिजिकल ट्रेड होते हैं वैसा ही ट्रेड हम एक्सचेंज पे देखते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण जो सबको ध्यान में रहता है वो है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में एक देखा जाए तो कैश मार्केट नहीं होता है, जो हम फिजिकल में नहीं देखते। हम लोग एक्सचेंज के ऊपर ही कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिसमें पैसा देकर हम शेयर ले सकते हैं और वो शेयर को लेके डीमैट अकाउंट में रखते हैं। तो सिमिलरली बैंक एक और उदाहरण है जहां पे हम करेंसी का लेन देन करते हैं। आज हम बोलते हैं हमारे पास लाख रुपए का बैलेंस है, बट हम बोलते कहाँ, तो हम बोलते हैं बैंक के अंदर पड़ा हुआ है और वो मेरे डीमैट अकाउंट में। सिमिलरली अगर हम देखें तो ये अब कमोडिटी पे भी आ चुका है। जो फिजिकल ट्रांजेक्शन होते थे, अब एक्सचेंज के द्वारा जो भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, जैसे फार्मर्स हो गए या स्टॉकिस्ट हो गए, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इवन इन्वेस्टर, बिकॉज अब तक ये माना जाता था कि अगर मुझे निवेश करना है तो निवेश के लिए शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड ही होता है। बट कमोडिटी ऐसा नहीं है कि आज ही कुछ नया इन्वेस्टमेंट होकर निकल के आया। सदियों से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी आप में एक वैल्यू रखता है। अगर हमें ध्यान है तो हमारे पहले जो एक्सचेंज होते थे वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी हम लेन देन करते थे। तो उसी चीज का एक नया रूप हम एक्सचेंज के द्वारा देख पा रहे हैं, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमोडिटीज कोई भी हो सकती है। जैसे आज हम घरों में काफी कमोडिटी, या ज्यादा करके लोगों को जब कमोडिटी की बात आती है नजर, तो हम सोने चांदी की ही बात करते हैं। बट इसके अलावा भी एग्री कमोडिटी, जीरा है, सौंफ है, इलायची, ये सभी कमोडिटी है, ये एक्सचेंजेस पे आ चुके हैं। तो जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है, जो फिजिकल ट्रेड करते हैं, वो एक्सचेंज के माध्यम से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाता है, जहां पे एक पर्टिकुलर डेट पे जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है। बट अल्टीमेटली फिजिकल मार्केट में जो भाव चलते हैं उसी को ये डिराइव करता है। तो इस ढंग से एक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, चाहे फार्मर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, एक्सचेंज के माध्यम से ये ट्रेड करके ट्रेड कर सकते हैं।
जी। जैसा कि आपने एक प्रक्रिया बहुत संक्षेप में बताई अजय जी कि कैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हम मंडियों में जाते हैं तो हम बहुत सारी कमोडिटीज देखते हैं जो कि हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट पे कौन कौन सी कमोडिटीज उपलब्ध हैं, और उनकी जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह से उसका भुगतान, जो जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिलीवरी सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है? अब बिल्कुल सबसे पहले तो कमोडिटी समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं रेगुलेटर, एक्सचेंज रेगुलेटर के पास जाते हैं और कुछ नोटिफाइड कमोडिटीज दी गई है, वो ऑलरेडी फ्यूचर्स पे एक्सचेंज पे स्टार्ट हो चुकी है। और लगभग हम देखा जाए तो 20 साल करीबन हो चुका है इंडियन मार्केट में कमोडिटी मार्केट ट्रेड करता हुआ। जनरली हम देखते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स वाइज हम जा सकते हैं, जैसे कि बुलियन है, बुलियन में सोने चांदी में ट्रेड होता है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे हम कच्चा तेल, नेचुरल गैस, इन सब में ट्रेडिंग होती है। देन बेस मेटल, जो जिसमें हम कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब ट्रेड होते हैं बेस मेटल में। फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल के अंदर। एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर अगर हम देखें तो पल्सेस हो गए, ग्रेन्स हो गए, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स हो गया, स्पाइसेस हो गए। स्पाइसेस में जैसे हम हल्दी, जीरा, धनिया, इनकी ट्रेडिंग होती है। ग्रेन्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वीट हो जाता है, बार्ले हो गया। पल्सेस के अंदर हम चना, अदर कमोडिटी में जैसे कैस्टर। तो ये सारे नोटिफाइड रेगुलेटर के द्वारा नोटिफाइड कमोडिटीज है जो एक्सचेंज पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम हेजिंग के तौर पे या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे पोजीशंस, जो भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है बना सकते हैं। वहीं अगर प्रोसेस की बात करें तो ये पूरा इक्विटी मार्केट में जैसे एक मैकेनिज्म बना हुआ है, सेम मैकेनिज्म हम कमोडिटी मार्केट में देखते हैं, जहाँ पे एक एक्सचेंज रहता है जो इस ट्रेड को फैसिलिटेट करता है और इस ट्रेड में एक ट्रेड गारंटी का वर्क करता है। क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक पार्टी बीच में होना चाहिए जो एक विश्वास ट्रेड में ला सके, तो वो एक्सचेंज का काम है। और एक्सचेंज कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवरी का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर पैन इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमें एक फेयर प्राइस मिलती है, कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह पे हम देखते हैं बहुत बार काफी सेलर्स आ जाते हैं या बायर्स रहते हैं फिजिकल मार्केट में, तो वहां पे हमें प्राइस डिस्कवरी में कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती। बट एक्सचेंज के माध्यम से अगर ट्रेड होता है तो पैन इंडिया एक ही भाव रहता है, जिसको देखकर हम हमारे ट्रेड्स को ले सकते हैं। तो इसमें एक एक्सचेंज का भागीदारी रहती है। फिर बायर ब्रोकर, सेलर ब्रोकर, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड रहते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बायर एंड सेलर, जब भी बायर को अगर कोई पोजीशंस बनानी है एक्सचेंज में, तो वो अपने ब्रोकर को, बायर ब्रोकर को बोलता है, और एक मार्जिन हमें देना पड़ता है, जैसे टोकन मनी जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। वो टोकन देकर अपनी पोजीशन एक्सचेंज पे बुक कर सकता है। एंड साइमल्टेनियसली जो सेलर है ये भी अपने ब्रोकर को मार्जिन देकर अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। जब ये मंथ एंड पे सेटल होता है, बिकॉज ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फ्यूचर की एक डेट को लगभग हम देखते हैं तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं इनमें, तो एक महीने के आगे की डेट पे जाकर ये सेटल होते हैं। तो बायर को जो भी कमोडिटी उन्होंने बाई की, जैसे हम इक्विटी में देखते हैं कि जो इक्विटी बाई की है वो उसको मिल जाती है और वो पैसा सेलर को मिल जाता है। सिमिलरली कमोडिटी के इस ट्रेड में भी जो बायर है वो अपना पूरा पैसा डिलीवरी पे देता है, और उसको डिलीवरी मिलती है जो वेयर हाउस में रख सकता है, जो एक्सचेंज या डब्ल्यूडीआर एग्रीगेट रहते हैं वहां पे वो अपनी कमोडिटीज को रख सकता है, जो पूरा ट्रांसपेरेंट है, जैसे हम बैंकों में हमारे पैसे रखते हैं। सिमिलरली ये एग्री कमोडिटीज को भी आप रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑडिट होती है टाइम टू टाइम। और वही सेलर भी अपनी जो कमोडिटीज है वो एक्सचेंज में डिपॉजिट कर सकता है। और जब एक बार एक्सचेंज के पास बायर से पैसा और सेलर से कमोडिटी आती है, तो ये आगे के ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी। ओवरऑल अच्छा एक मैकेनिज्म है, और 360 डिग्री मैकेनिज्म है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। एक्सचेंज के द्वारा हम ये ट्रेड ले सकते हैं। जी, अजय जी, डिलीवरी मैकेनिज्म की बात आपने कही, वेयर हाउस आपने बताया, लेकिन मैं एक ऐसा, मान लीजिए कि ट्रेडर हूं या एक एक आम आदमी हूं जो मैं मंडी में कारोबार नहीं करता, मेरा अपना गल्ला नहीं है। तो मैं अगर मान लीजिए कि कमोडिटी कोई ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे 10 टन चने की या 10 ग्वार की डिलीवरी मिल जाए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये कमोडिटी बाजार फिर भी मेरे लिए है?
वो जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत जिनको ये डर लगता है, जो हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर होते हैं उनको ये डर लगा रहता है कि सर शेयर शेयर तो मैं समझो 100 शेयर 5 शेयर लेकर मैं अपने डीमैट अकाउंट में डाल सकता हूँ, बट जब कमोडिटी में आप बात करते हैं 10 टन की 20 टन की, तो अगर मैं डिलीवरी लूंगा तो ये 20 टन चने का मैं करूंगा क्या? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया कि वैल्यू चेन पार्टिसिपेट के अंदर आप देखेंगे जो कमोडिटी का बिजनेस करते हैं वो तो आते ही हैं इसमें, प्लस आप निवेश के तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए ज्यादा करके हम देखते हैं निवेश के लिए लोगों की धारणा रहती है कि इक्विटी में ही निवेश होता है, बट कमोडिटी में भी निवेश हो सकता है। जिस ढंग से पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि कोई भी कमोडिटी के भाव, क्योंकि देखिए कमोडिटी के जो भाव में तेजी आती है उसके पीछे डिमांड और सप्लाई, ये दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। कोविड में हमने देखा सप्लाई पर्याप्त नहीं थी, जिसके चलते काफी एडिबल ऑयल्स के हमने भाव अचानक से बढ़ते हुए देखा। तो कोई अचानक बढ़ नहीं होता है, उसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई का एक मैकेनिज्म होता है, उसको देख के होता है। तो अगर आप डिलीवरी नहीं भी लेना चाहते हैं और आपको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हम जानते हैं कि चने चने की जो फसल आती है साल में एक बार आती है, बट हमें 12 महीना उसे कंज्यूम करना पड़ता है। जब होली दिवाली या ऐसे फेस्टिवल आते हैं तब ज्यादा करके कमोडिटी के भाव में बढ़त आती है, क्योंकि डिमांड बढ़ के आती है। तो ऐसे टाइम पे बिना झिझक कि मेरे को फिजिकल लेना पड़ेगा, फ्यूचर एक्सचेंज है, आपको 1 महीने का विंडो ओपन होता है। आपने सपोज आज अगर हम बात करें कि 3 अप्रैल है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय भी किया, तो आपके पास पूरा 1 महीने का पीरियड है, वहां पे आप कंटिन्यू होल्ड करके चला जा सकता है। अगर आपका जो तय टारगेट है या तय तरीका है कि हाँ भाई यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, सपोज आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और आपको 104 105 मिल रहा है, तो आप उधर प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं। जैसे आप इक्विटी मार्केट में हम देखते हैं कोई पोजीशन बनाते हैं, एक सर्टेन प्रॉफिट पे हम बुक करके निकल सकते हैं, वैसे आप कमोडिटी में भी सेम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, इनकेस अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए और थोड़े लंबे समय के लिए भी देख रहे हैं, लेट से 2 से 3 महीने के लिए भी देख रहे हैं, तो रोल ओवर, जैसे हम इक्विटी के अंदर रोल ओवर करते हैं फ्यूचर्स को, वैसे ही कमोडिटी के अंदर भी आप रोल ओवर कर सकते हैं। जैसे अप्रैल मंथ से एग्जिट करके आप मई में अपनी पोजीशन फिर से बना सकते हैं। तो जिस तरह से हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं सेम तरीके से हम कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। डिलीवरी का अगर आप फिजिकल में ट्रेड नहीं करते हैं तो डिलीवरी आपको नहीं लेनी है, तो आप उसको रोल ओवर करके भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। जी। जो डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड का तरीका आपने जी बताया है, वो कुल मिला के इक्विटी से, जैसे आप बार बार एक एनालॉजी ले रहे हैं उसका, तो वो फ्यूचर्स मार्केट वहां पे जो है उससे हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन इक्विटी में हम देखते हैं एक पुट ऑप्शन का भी, सॉरी ऑप्शंस का, जिसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, तो उसका भी एक विकल्प ट्रेडर्स के पास होता है क्या? कमोडिटी मार्केट में भी यहाँ ऑप्शन के जरिए कुछ कुछ कोई ट्रेडर अगर कोई ऑप्शन में जाना चाहता हो, ऑप्शन में इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए विकल्प यहाँ पर है? रियली भुवन जी, मैं रेगुलेटर और एक्सचेंज को इस चीज की बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि कमोडिटी में ऑप्शन वो भी इंडिया में लाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी फिजिकल फिजिकल डिलीवरी के साथ हम कनेक्ट करके करें। देखिए ऑप्शन, आप चाहे फिजिकल ट्रेडर हो चाहे आप खाली निवेश करना चाहते हो, उसके लिए काफी विकल्प ओपन कर देता है। मैं 2 4 उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल फार्मर, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मर होते हैं, क्योंकि जब भी वो फसल सोइंग करने जाते हैं तब भाव दिखाई देता है, लेकिन जब हम जानते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे एक साथ सप्लाई बढ़ती है तो भाव में गिरावट आती है। तो ऑप्शन के जरिए फार्मर अपना प्राइस फिक्स कर सकता है। सपोज फार्मर ने 8,000 का भाव देकर सोयाबीन में अगर सोइंग कर रहे हैं, तो तुरंत रूप से एफपीओ के माध्यम से भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सचेंज पे, जहां पे हमने देखा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस चीज को। तो 8,000 का आपने पुट ले लिया, अगर मार्केट में गिरावट आ भी जाती है तो जो पुट आपने ऑप्शन में जो पुट लेना, मतलब हमने इंश्योरेंस ले लिया, या पुट में हमने हमारी जो पोजीशन है वो वर्चुअली हमने बेची है। तो इनकेस अगर भाव में गिरावट आती भी है तो ऑप्शन के जरिए वो एक तरह की भरपाई हम कर सकते हैं। और इनकेस तेजी आती भी है तो आप ऑप्शन का जो वैल्यू वो जीरो हो जाता है और आप अपनी पोजीशन फिर से बना के चल सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई स्टॉकिस्ट है तो उनको हमेशा डर लगा रहता है कि आज अगर मेरे पास लेट से 6,000 रुपए का चेहरा पड़ा है और कल को भाव में गिरावट आती है तो मुझे एक वैल्यूएशन का लॉस या रिस्क दिखाई दे रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप जो भी आपकी पोजीशंस बनी हुई है या स्टॉक में माल है, वो भी एक्सचेंज में ऑप्शन के जरिए हैज करके चल सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बार होता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनको हमेशा कमोडिटी बाय करना ही रहता है, बट
सजेस्टेड रहता है कि कुछ थोड़ा नीचे मिल जाए। तो ऐसे में भी ऑप्शन राइटिंग करके भी, क्योंकि जब बड़े स्टॉकेज डिलीवरी लेने के लिए सक्षम रहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीरे की बात करें तो इस वक्त प्राइस समझो कि 35,000 के करीब है। अगर कोई एक्सपोर्टर है, उन्हें लगता है कि 30,000 पे आएगा तो मुझे बाय करना है, तो ऑप्शन के जरिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि 30,000 का आप पुट राइट कीजिए, तो 30,000 आने पे आपको उस पर डिलीवरी मिल सकती है। अगर नहीं भी आते हैं तो आप कोई ना कोई प्रॉफिट उसमें बना सकते हैं, प्रीमियम जी प्राप्त करके। तो इंडिविजुअल ट्रेड भी जैसे हम इक्विटी में करते हैं, कॉल पुट ले और बेचकर, वो भी कर सकते हैं। वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, फार्मर, स्टॉकिस्ट, ये भी ऑप्शन के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सचेंज पे। जी अजय जी, आपसे जो थोड़ी बात अभी हमने की है इस एनसीडीएक्स एकेडमी के पहले अध्याय में, मुझसे मुझे उससे जो एक बात समझ में आ रही है वो ये है कि हमें बहुत सारी और बातें करनी होंगी इस तरह की। हमारे दर्शकों को हम स्ट्रेटजी भी बताएंगे और उसके साथ ही जो कुछ चीजें आपने चलते चलते छुए हैं, जैसे आपने डिलीवरी की बात कही, वेयर हाउसिंग की बात कही, रोल ओवर की बात कही, तो वो भी थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल इस अध्याय को, अभी पहला अध्याय खत्म करने का समय आ गया है। तो मैं आपसे अगले अध्याय में अपने दर्शकों से एक बार फिर अजय केडिया जी के साथ ही मिलूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें अजय और बताएंगे आपको, उनके पास बताने के लिए है, और जिससे निश्चित तौर पे कमोडिटी बाजार को इन एंड आउट समझने में आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत मदद मिलेगी। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पहले अध्याय में जुड़ने के लिए एनसीडीएक्स अकेडमी के। तो ये था आज एनसीडीएक्स एकेडमी का पहला अध्याय, जिसमें आपने सुना अजय केडिया को, जिसमें हमने फंडामेंटल्स की बेसिक बातों की चर्चा की, कमोडिटी मार्केट और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे, उनको और गहराई में जानेंगे, और आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चलेगा कि कई सारी ऐसी चीजें जो अभी तक आपको लगता था कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में जो आपके समझ में नहीं आती थी या जो आपको कंफ्यूज करती थी, वो बातें धीरे धीरे आपके लिए साफ होती चली जाएंगी। तो इंतजार कीजिए अब एनसीडीएक्स एकेडमी के दूसरे अध्याय के लिए, और मुझे दीजिए अनुमति।